अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सूबाई इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट में अहम कानूनी बहस छिड़ गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। उसके बाद PMLN को एक नया अदलिया मुखालिफ मज़ाहमती बयानिया मिल गया है। उस हवाले से आज जो मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर की है उस पर बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और आखिर में एक गुमनाम वकील हैं जी, जो भी इस मुल्क के बड़े बड़े केसेस हैं, अचानक से उनकी इसमें एंट्री होती है। जरा इसका जायजा लेंगे कि कहाँ से आते हैं और इनके जो बयानिया है वो इतनी ममासलत कैसे है PMLN के बयानिए के साथ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आगाज करते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो सूटो केस हो रहा है, जिसमें सूबाई इलेक्शन की में देर होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक 9 रुकनी बेंच इसकी सुनवाई कर रहा है, उसमें आज क्या डेवलपमेंट हुई इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बताएंगे कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इस मौके पर क्या रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि हाई कोर्ट में लंबी कार्रवाई चल रही है और वक्त गुजरता जा रहा है। देखना है असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। आज खुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरखास्तें दायर हुई। हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर भी था। आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। इस मौके पे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने एक अहम रिमार्क्स दी और बेंच के अंदर कुछ मजीद और सवालात भी उठाए गए। उन्होंने कहा कि उन्हें आज खुद नोटिस पर तहफ्फुजात हैं। हमारे सामने 2 असेंबलियों के स्पीकर्स की दरखास्तें ऑलरेडी हैं। आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया है। कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में उनकी राय यह है कि ये केस 184(3) का बनता ही नहीं है। इस पूरे मामले के दौरान जो कुछ और सवालात उठाए उस पूरे फाजिल बेंच के मजीद मेंबरान की जानिब से, उसमें से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के भी कुछ सवालात हैं इस मौके पे जो उन्होंने किए। एक तो उन्होंने कहा कि असेंबलियां किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं। दूसरा सवाल, नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है। अतर मनल्ला साहब ने भी इस हवाले से कुछ अहम सवालात पूछे। वो क्या है? वो कहते हैं कि पहला सवाल ये होगा कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई है या नहीं हुई है। दूसरा सवाल यह है कि असेंबली को भी 184(3) के तनाजुर में हमें देखना चाहिए है। ये आइन का आर्टिकल 184(3) है क्या जिसका जिक्र किया दोनों जज साहिबान ने। वो कहते हैं जी ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अवामी अहमियत और बुनियादी हकूक के मामलात पर समात और हुक्म सादिर करने का इख्तियार देता है। सो ये राय भी है इस बेंच के अंदर के ये मौजूदा जो केस है असखुद नोटिस का, ये इसके तहत नहीं आता है। बहरहाल जो अहम सवालात कल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने वो 3 थे। वो क्या सवाल हैं दोबारा दोहराई देते हैं। मुख्तलिफ हालात में सूबाई असेंबली तहलील होने के बाद सूबाई असेंबली के आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने का आईनी इख्तियार किसके पास है। ये आईनी जिम्मेदारी कब और कैसे अदा होगी। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए वफाक और सूबों की आईनी जिम्मेदारियां और फराइज हैं क्या। इस दौरान एक और जो एलिमेंट दाखिल हुआ है इस पूरी गुफ्तगू में, वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो है एक प्रेस रिलीज जारी की जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से, जिसमें उन्होंने जो ऑडियो लीक्स के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि एक तो उनका फोरेंसिक होना चाहिए, उनकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके बाद तय होना चाहिए। अगर तो वो ठीक है तो फिर एक सेपरेट केस है, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर जिसने रिकॉर्ड किए हैं उसके खिलाफ ये सारा मामला चला जाएगा। और एक 23 फरवरी को भी एक नई स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेंच से रज़ाकाराना तौर पे अलहदा हो जाएं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। सूबाई इलेक्शन के इस सारे मामलात जिनके जो पूरी सुनवाई हो रही है, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या आगे जो कल समाअत होनी है 11 बजे, उससे जुड़े मजीद कानूनी सवाल हम पूछेंगे। चौधरी एतजाज़ हसन साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी। अच्छा एतजाज साहब, आज तो ये जो 3 और सवाल हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी 2 सवाल पूछे, अतर मनल्ला साहब ने भी 2 सवाल पूछे। एक तो पहले हमें जरा प्रोसीजरल हवाले से ये आगाह कीजिएगा कि ये क्या हम आज के उस नोटिस का इंतजार करें ताकि हमें मालूम होगा कि मजमूई तौर पर फिर अदालत जो है वो किस किस सवाल का अहाता करने जा रही है, क्योंकि ओरिजिनली तो 3 सवाल हैं जो कल पूछे गए। इसमें क्या ये आगे जो ये 4 सवाल मजीद हैं ये हमें नोटिस देख के पता चलेगा जो भी कोर्ट का पूरा वो आएगा, सॉरी ऑर्डर आएगा? नहीं, ये 4 सवाल कौन से आप कह रही हैं, मुझे इसकी नहीं। 3 सवाल तो ऑर्डर में आए हैं। जी सर। 4 सवाल जबानी किए हैं जजेस ने कि कोई लिखाए डिक्टेट किए सर? वहां पे इसमें ये रिमार्क्स में है तो क्या इसको हम रिमार्क्स वालों को सीरियसली ना लिया करें।
उन पे तो अदालत को कोई ये नहीं हो, एक इंडिविजुअल जज के रिमार्क्स है कि जी क्यों ना रिस्टोर कर दी जाए असेंबली। भाई असेंबली रिस्टोर करोगे, वो चीफ मिनिस्टर उसी दिन उसको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फिर डिसमिस कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? ये तो कोई ये रिमार्क्स ये कई दफा ऐसे होते हैं कि जिनका कोई जवाब एकदम आपको आ जाता है कि हाँ वो एकदम उसकी रिस्पॉन्स आपको नजर आती है कि ये कोई मतलब है। जो जवाब तो उन्होंने, जो सवाल तो उन्होंने अदालत में अपने ऑर्डर में लिखाया है वो है सीरियसली लेने का। इनको ये ऑब्जर्वेशन बदल जाएंगी। ठीक है, ये जब जजेस को पता लगा कि जजेस के अंदर दरार जो है वो इस तरह उजागर होकर सामने आई है एक भयानक अंदाज में, ये पास्ट 2 डेज में सुप्रीम कोर्ट के जब मैं तो आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ 2 साल से 2.5 साल से इस मौकफ का हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, टॉक शो से बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार है, एक डिवाइड है। अब उस डिवाइड को रिकॉग्नाइज कर दिया है फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ने, जो वो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक पार्टी है, तो वो कहते हैं कि जी ऐसे जजेस में इम्तियाज करें और हमारे केसेस उनके सामने ना लगाएं जो हमारे साथ कोई इख्तलाफ रखते हैं या जो हमारे खिलाफ है। जी अब ये यानी सुप्रीम कोर्ट ना हो गया, सुप्रीम कोर्ट ए एंड सुप्रीम कोर्ट बी हो गया। ए वो जो नवाज शरीफ के साथ है, बी जो वो नवाज शरीफ के खिलाफ है, ये क्या? और दूसरा आज जो उनकी बेटी ने कमाल की हद कर दी है ये जजों को अंदर। जी वो मैं पूछूंगी एतजाज साहब, वो मैंने आपसे सवाल पूछना क्योंकि वो कुछ उनकी सियासी मजबूरी भी है। अब उनको जाहिर सी बात एक मजामती बयानिया चाहिए है। सॉफ्टवेयर टारगेट अदलिया सर, सॉफ्टवेयर टारगेट अदलिया, उसको बातें सुनाई जा सकती हैं, कई क्वार्टर्स को बातें नहीं सुनाई जा सकती। इस तरह जागसाई नहीं की जा सकती। मैं कोई हक में नहीं हूँ उनमें से किसी एक जज का भी इस तरह कोई बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं उनके साथ बड़ी मुखालफत रही है, पर ये नहीं हो सकता कि आप एक जलसे में तस्वीरें जजों की लटका और कहें कि ये जज वो है, ये वो है, ये वो है, ये किसने इख्तियार दिया है किसी को? और ये जजों को सोचना चाहिए। सबसे पहले जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि ये मसला कि बेंच में सीनियर प्यूनी जज है कि नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। सीनियर प्यूनी जज कभी भी लार्जर बेंचेस चीफ जस्टिस के साथ नहीं बैठा, वो और बेंचेस संभाल रहा होता है। व्हाइल द चीफ जस्टिस इज डूइंग क्या उसका नाम है, प्रिजाइडिंग ओवर बेंच सीरीज ऑफ वेरी सेंसिटिव। लेकिन एतजाज साहब, यहाँ पर जो बहस है वो खुद आला अदलिया के दरमियान भी आज रिमार्क्स जो है उसमें भी कुछ इख्तलाफ नजर आया। फॉर एग्जांपल एक तो खुद नोटिस के ऊपर भी इख्तलाफ था, वो रिमार्क्स भी सामने आए। फिर ये भी एक राय थी कि ये जो केस है ये 184(3) का बनता नहीं है जिसपे अस्कुट नोटिस लिया गया। ये देखिए ये ऐसी बात है जो अपनी राय देंगे वो जजेस, पर उनको भी सोचना चाहिए कि उनके नीचे सरों के ऊपर से पानी गुजर रहा है और वो छोटी छोटी बातों पे लगे हैं। तो 184(3) तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने अतीका ऑर्डर के सामान में से 2 वाइन की बोतलें निकल आई थी, तो 184(3) पे नोटिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) को तो इतना इस्तेमाल किया है, इस कदर इस्तेमाल किया कि जिसकी कोई इनकार नहीं। और हम परेशान होते थे, हम कहते थे कि ना हो। यहाँ तो 2 जजेस ने देखो, ये कोई यूं ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदत बनाई दी थी कि एक सहाफी का कॉलम होता था, वो कॉलम आता था दूसरे दिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत नोटिस सर रात को फिर एक 10 बजे शो होता था और फिर सुबह उस पे नोटिस होता था। जी वो याद है। वो लेक्चर्स भी याद है। ये हमें लेक्चर भाषा ना दे कोई सर तो 184(3) नहीं बनता। अगर 184(3) नहीं बनता, उसका एक वक्त आएगा जब वो जजमेंट लिखने जाएंगे तो उस वक्त वो कह दें कि आर्ग्यू कर दें कि 184(3) नहीं बनता। पर इसको प्रेस ने, मीडिया ने जिस तरह उठा लिया कि 184(3) नहीं बनता। बट दिस शोज कि वो डिवाइड जो है
वो डिवाइड ये सुप्रीम कोर्ट को भी ले डूबेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी बड़ी डिवाइड कि एक ग्रुप है वो नवाज शरीफ के हक में है, एक ग्रुप है जो नवाज शरीफ के खिलाफ है। और नवाज शरीफ ने ये तो खुद कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है। अब नवाज शरीफ वो हैं जिन्होंने 1997 में भी इसी सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया था और 10 जज एक तरफ हो गए थे और 7 जज दूसरी तरफ थे और चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम पे हमला कराया उन्होंने और जज कुर्सियां गिरा के पीछे से भागे। ये फिर वो ये हो रहा है। और ये अभी क्या होगा एतजाज साहब, क्या ये जो बेंच है इसके अंदर आप देख रहे हैं इसकी तश्कील में कोई डिफरेंस होगा? बिकॉज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक मुतालबा किया है, फिर इसके अलावा जो आप देखते हैं कि ये बेंच इसी तरह से रहेगा, ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, ये टूटेगा, ये नया बनेगा, या इसी बेंच के जरिए आप देख रहे हैं कि पूरा केस जो है आगे तक चलेगा? लग क्या रहा है आपको? देखो, अगर ये बेंच बदला गया ना तो सुप्रीम कोर्ट की साख भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की इसका मतलब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ स्टेइंग पावर है ही नहीं, उसमें वो रिलिस्ट ही नहीं। और ये सब जजों को सोचना चाहिए कि दे कांट फोर्स द चीफ जस्टिस टू गेट हिम टू चेंज द बेंच। बेंच पे एतराज क्या है कि जो सीनियर मोस्ट जज है आफ्टर द चीफ जस्टिस, उसको क्यों नहीं रखा? भाई वो काजी साहब है, बड़ा बेहतरीन जज है, बड़ा दलेर जज है, बड़ा जीरक जज है, बट मैंने नहीं देखा कभी, 50 साल मेरी प्रैक्टिस होगी, कि लार्जर बेंच, फुल कोर्ट नहीं, लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूरिंग जज दोनों बैठे। सीनियर प्यूरिंग जज को सेकंड बेंच पे बिठाया जाता है। बेंचेस की फॉर्मेशन की जो तरीका है वो ये है कि 6 सीनियर मोस्ट जजेस है, वो 6 अलग बेंचेस पे प्रिजाइड करते हैं और 2 जज उनके साथ बिठाया जाते हैं। इस तरह आखिरी बेंच पे होता है, छठा, उस पर 2 जज होते हैं, बाकी सब पे 3 और 17 पूरे हो जाते हैं। तो जो सीनियर मोस्ट 6 है वो बेंच को प्रिजाइड कर रहे होते हैं। चीफ जस्टिस अपने बेंच को प्रिजाइड कर रहा होता है। नंबर 2 बेंच होता है जिसको सीनियर प्यूरिंग जज प्रिजाइड कर रहा होता है। तो इट इज नथिंग एबनॉर्मल, नथिंग एबनॉर्मल। ये सारा तनाजा जो बनाया जा रहा है, ये एम्बैरेस करने की अदालत को, ये क्लियर कोशिश है। और इसमें पंजाब बार काउंसिल को भी ले आए। पंजाब बार काउंसिल का हेड कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। वो प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है? वजीर होता है। और उसका जो वाइस चेयरमैन है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ग्रुप का है। तो ये चीजें जो हैं ये अब उस पे अगर आप लगाइए, असल में पाकिस्तान बार काउंसिल इज एम्बैरेसिंग द जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट। सो एतजाज साहब, अब आज जो सूरत हाल है वो ये है कि नोटिस भेजे हैं जी सूबाई हुकूमतों को, गवर्नर्स को कहा है कि अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाए। इसके अलावा तमाम सियासी जमातों को भी सुनेंगे सर। तो अब आपको क्या लग रहा है आगे केस कैसे प्रोग्रेस होगा? जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अब सिर्फ ये तय करना है कि डेट किसने देनी है और इलेक्शन को स्मूथली कराना कैसे। क्या कहीं कोई चांस आपको लग रहा है कि 90 दिन के अंदर शायद इलेक्शन ना हो, या जो अभी तक की सारी कार्रवाई और जो इनिशियल हमने देखा जो आया था नोटिस, उसमें 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने की शर्त आपको पूरी होती दिखाई दे रही है कि वो होती है, उसमें कोई डिले का कोई चांस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इस पे से? रास्ता ही नहीं है। वो कहता है ये नहीं कहता आइन के विद इन 90 डेज, कहता है नॉट बियॉन्ड 90 डेज, डेट नॉट बियॉन्ड 90 डेज, यानी 91 दिन नहीं हो सकते। 91 इज नॉट इन दी। और इसके पीछे मारिया, मैं जल्दी से अब कर दूं, एक हिस्ट्री थी। पाकिस्तान टूटा इसी बुनियाद पे था कि याया खान पहले इलेक्शन ही नहीं कराता था, फिर जब इलेक्शन के हो गए तो फिर इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर देता था असेंबली को। और इस पाकिस्तानी जो थे वो इससे उन्होंने कहा हमें पार्लियामेंट बुलाओ, आप ये किससे कर सकते। अब ये जो चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का अगर इलेक्शन हो गया तो फिर ये चाहेंगे कि उसको पार्लियामेंट को बुलाया ना जाए। और आइन कहता है, एक तो कहता है कि डेट नॉट लेटर देन 90 डेज,
अच्छा, दूसरा आइन कहता है कि आफ्टर जब इलेक्शन हो जाएगा और पार्लियामेंट एमएनए इलेक्ट हो जाएंगे, तो उसमें लिखा है पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे आफ्टर द पोल, और वे शैल मीट ऑन द 21st डे आफ्टर द पोल अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो एक हतमी बात। एक और सवाल जो एतजाज साहब मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज मरियम बीबी ने भी एतराज किया। आज इसमें अगर पूरे केस को मजमूई तौर पे देखें तो वो केस तो है कि जी इलेक्शन कैसे होंगे, कौन डेट देगा और उसको कैसे यकीनी बनाएंगी हुकूमतें। इसमें पीएमएलएन की पोजीशन है कि जी वो इलेक्शन के लिए तैयार है, हर सियासी जमात की पोजीशन है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के लिए तैयार है। तो जो टिल्ट और बैलेंस, इम्बैलेंस और बाइस की बात कर रहे हैं जी कि इस बेंच के जो फैसला आएगा उसमें मतलब खौफ क्या है, क्या क्योंकि अगर डेट तय करनी है उसमें तो सबका इत्तेफाक है ना, तो उसमें अगर बाइस डिसीजन आएगा भी तो वो क्या आएगा, इससे पीएमएलएन इफेक्ट कैसे होगी? ये मैं आपको बता दूं कि आइन बड़ा क्लियर है, 90 डेज से ज्यादा नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है कि वो शेड्यूल किस तरह फिट इन करना है। वो शेड्यूल जो एक्ट ऑफ 2017 का जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट, उसका शेड्यूल, उसने शेड्यूल दिया 3 दिन नॉमिनेशन पेपर के लिए होंगे, फिर ऑब्जेक्शन की नॉमिनेशन पेपर के होंगे, फिर अपीलें होंगी उनकी, और उसके बाद चर्चा से 10-12 दिन इसमें लग जाते हैं। उसके बाद फिर सिंबल्स अलॉट होंगे, जो कैंडिडेट रह जाएंगे उन पे कोई ऑब्जेक्शन होंगी तो होंगी। फिर वो कोई 37-38 दिन रह जाते हैं जिसमें इलेक्शन कैंपेन के लिए फिर वो छोड़ इलेक्शन कैंपेन को। अब मेरा ख्याल है इलेक्शन कैंपेन का जो शेड्यूल में इलेक्शन कैंपेन के मैंने उसमें 1 हफ्ता या 10 दिन कम करने पड़ेंगे, तब 90 डेज में फिट इन हो जाएगा। तो कोर्ट कैन इजीली टेल द चीफ इलेक्शन कमीशन पे जाओ और आप बनाओ शेड्यूल, कल सुबह अनाउंस करो, और उसमें अगर आप चाहते हो फिट इन करना, ये स्क्वीज करना इस कैंपेन को, तो वो आप तो एतजाज साहब आपको लग रहा है जैसे वो जो कासिम सूरी केस के अंदर जो फैसला आया था डिटेल्ड, उसमें बड़ा उन्होंने क्लियरली बिल्कुल प्रोसीजर कैसे होगा, टाइम क्या होगा, किस दौरान क्या आपकी टाइमलाइन के तहत इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? क्या उस तरीके से ये इसका अगर ये पूरा केस उस तरफ जा रहा है कि उसी किस्म का कोई डायरेक्टिव आएगा? हाँ, कुछ मेरा ख्याल है इसका। I think that would be the reasonable thing to do. And courts in this case, the judges should not be opting out. अपनी दाखिली रकाबत की बुनियाद पर कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी बन गया, जिसका इत्तराब अब प्राइम मिनिस्टर के तक किया गया, और जो मरियम लगी हुई है जिस तरह इस अंदाज में, ये जजेस को आप पहचानना चाहिए कि उनका कोई साथी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, और अगर ये इस तरह ये इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो अगर 90 डेज से एक्सीड करेगा और ये फिर मार्शल लॉ लगे और इन सबको उसकी मुश्किल पड़ेगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह वायलेट हो सकता है? पता नहीं सर, मेरा ख्याल है वो इसलिए डिले कर रहे हैं, कोई ढूंढ ले इसमें से रास्ता, वरना उसके सूरत समझ में आती नहीं है। बहुत शुक्रिया, एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। पीएमएलएन के जो आज हमने देखा एक मज़ामती बयानिया, जहां मरियम बीबी ने बड़े आड़े हाथों आला अदलिया को लिया, नाम लेकर मौजूदा जो सिटिंग बेंच के अंदर जजेस हैं उनका जिक्र किया, और साथ साथ माजी में के अहम किरदार जनरल फैज की आज भी बाकियात के हवाले से भी बड़े रख के रकीक हमले किए। ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहिए। बैक आज जो एक और अहम इवेंट हुआ वो मरीम नवाज साहिबा का सरगोदा में जलसे से खिताब था, और आज फुल थ्रॉटल जो है एक अदलिया मुखालिफ मुहिम उसको आगाज भी कर दिया है। पीएमएलएन ने नाम लिए मौजूदा बेंच के अंदर मौजूद जो जजेस हैं उनके, ये भी कहा कि उनके सरगना जनरल फैज थे और उनकी बाकियात अभी भी मौजूद है। 5 के टोले का जिक्र हम सुन रहे हैं काफी अरसे से। पहले आपको सुना दें कि 3 फरवरी को मरियम बीबी ने जब 5 के टोले का जिक्र किया था तो उस वक्त उनकी नजर में वो 5 के टोले में कौन कौन लोग शामिल थे जो आज के इस क्राइसिस का बाइस है। जरा ये देखिए। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान
जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला। सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। वो उसका गिरबान पकड़ रहे हैं, वो उसका गिरबान पकड़ रहा है। 3 तारीख तक 5 के टोले के अंदर बाजवा साहब शामिल थे। मरियम बीबी जलसों के अंदर कहा करती थी। आज की जो तकरीर थी उसके अंदर जो उन्होंने 5 के टोले का जिक्र किया, आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं कि एक तो उन्होंने आज ये जब जिक्र किया तो वो स्टेज पे तस्वीर भी चलाई। वो तस्वीर में कौन कौन शामिल था, उसमें आज बाजवा साहब नहीं थे। उनमें जो नाम है, 2 और शख्सियात जो उसमें जिनके चेहरे शामिल हुए हैं वो मौजूदा बेंच में के 2 सिटिंग जजेस थे। सो इसमें इमरान खान साहब का नाम निकल गया, इसमें से बाजवा साहब का नाम निकल गया। इमरान खान साहब का नाम उन्होंने साइड पे कर दिया कि जी वो तो चले पैदावार है, और जनरल फैज़ के ऊपर उन्होंने तमाम जो आज की सूरत हाल है उसको पिन कर दिया। तो ऐसा क्या बदला है 20-21 दिनों में, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, बड़े अरसे बाद प्रोग्राम में वापसी है आपकी। ये 5 के टोले में अब बाजवा साहब शामिल नहीं हैं, अभी से नहीं है या पहले से नहीं थे, ये कुछ तब्दीली आज हमने देखी है। पहले वो उस तस्वीर में वो थे, 3 तारीख तक तो थे। कहती है तो 5 से 6 कर देते हैं। सर आप जितने मर्जी करें, एक दफा बता दें कौन कौन। वक्त के साथ पता चलता रहेगा। लेकिन वो नाम नहीं लिया आज उनका, मतलब ही इज आउट, मतलब अब उनसे उतनी जो बात एक दफा कर दी, बस कर दी है। अब उसमें आप जो आज एक दफा बात की, ये दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आप बार बार वही बात करेंगे ना जो आपका बयान है। सियासी बात है, सियासी जलसे हैं, उनमें बात करनी बात आदमी करता है। तो उन्होंने बात पहले भी कर दी, आज फिर कर दी है। इसको आप बहुत मुख्तलिफ पहलुओं से देख सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जहां पर जो कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, उसकी बात तो करनी पड़ती है। सो इसीलिए मुझे ताज्जुब हुआ कि भाई वो नहीं थे आज। और आज ये जो पूरी इसमें 2 जजेस का भी आपने इस पूरे 5 के टोले के अंदर इजाफा किया, तो मौजूदा बेंच के अंदर मौजूद शामिल कर देते, उनको भी शामिल जो रह गए उनको भी शामिल कर देते। न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन, कर देते हैं, 7 एंड इम्प्रूव्ड वर्जन प्लीज आप हमें बताएं, वो जो भी आपका फाइनल आउटकम होगा। लेकिन सर ये 2 सिटिंग जजेस हैं, इनका जो मौजूदा बेंच ये केस सुन रहा है इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से, उनका भी जिक्र किया, वो भी उस 5 के टोले में। ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, मैंने तो देखी नहीं है, मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर PMLN के सदर की बात कर रहा हूँ। उसको जैसे भी जिस रास्ते में आप देखते हैं, लेकिन जो मामलात हैं, जो कुछ हुआ है अदालतों के अंदर, जो फैसले हुए हैं, जो ये ऑडियो लीक्स भी आई हैं, इसमें बड़ी बहुत सा इबाहम है सारे मामले में, और ये जुडिशरी पर अच्छी तरह रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है, जुडिशरी के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कोई और फोरम नहीं होगा और ऐसे फैसले होंगे जिनके बारे में कानूनदान भी कोई अच्छी राय ना रखते हों, या वो कहीं कोर्ट ना किए जा सकते हों, या उनका बड़ा खुला तजाद हो आइन और कानून से, तो फिर सियासी प्लेटफॉर्म पर बातें होती तो चले हम एक जज का जिनकी थी वो ऑब्वियसली उस हवाले से एक सेपरेट इशू है, लेकिन जो दूसरे जज साहब हैं उनको भी आज आपने नाम उनका ले लिया। कल PM साहब ने नाम नहीं लिया था, आज आपने बाकायदा तस्वीर पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के अपने जलसे के अंदर एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च किया है। जी, कैंपेन नहीं है, नाम रख दिया सामने, जो कुछ हुआ है, फैसले जो हैं वो आपके सामने हैं, फैसले भी पढ़ लेना। नहीं, अभी जो मौजूदा बेंच है इससे आपको खदशात या तवक्कुआत क्या है? मौजूदा बेंच जैसे कोई ताल्लुक नहीं है। मौजूदा बेंच तो 9 जजेस है ना। नहीं, और उन्होंने तो ये तय करना है ना कि भाई इलेक्शन होने कब होने, किसने तयन करना है तारीख का। तो अभी जो खदशात हैं कि भाई इस बेंच में क्या ऐसा फैसला आ जाएगा जो PMLN को रास नहीं है? आप तो इलेक्शन चाहते हैं। इसमें रास होने वाली बात कोई नहीं है। ये तो 3 उन्होंने इशूज खुद ही फ्रेम किए हैं, सो मोटो नोटिस लिया है, और एक मामला एक ऐसे बेंच से आया है जिसका इस इशू से कोई ताल्लुक नहीं था। जो इशू उनके सामने आया था उसका इससे ताल्लुक नहीं था, उन्होंने इसको सो मोटो के लिए रेफर कर दिया, एक मुख्तलिफ चीज को। एक बड़ी अजीब सी बात है, बहरहाल कर दिया उसको, चीफ जस्टिस साहब ने कबूल कर लिया और सो मोटो रख दिया। 3 सवाल रख दिए कि तारीख का तयन कौन करेगा, और इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, और हुकूमती इदारे उनको कैसे सपोर्ट करेंगे। ये उन्होंने 3 सवाल रखे हैं। आज 4था सवाल भी ऐड हो गया, जो जजेस की अपनी जो वहां पर कमेंट्स आए, जो बेंच के अंदर, वैसे वो टेक्निकली शायद पता नहीं रिटर्न ऑर्डर आएगा तो मालूम होगा। नहीं, बेंच के अंदर नहीं, वो रख दिया गया है। अच्छा। बेंच के अंदर जो सवालात उठे, जजेस ने खुद उठाए, रिमार्क्स थे, तो वो फिर उसको ऐड किया गया। 4था सवाल कि
जो तहलील हुई थी असेंबलियाँ, क्या वो दुरुस्त हुई थी या नहीं हुई थी। तो फिर ये मामला वहीं पर जा रहा है जो माजी में भी हुआ कि आपने एक तरह से आइन को रीराइट कर दिया, उसकी ऐसी तशरीह की जिसका एक बड़ा खुला तजाद था आइन की स्पिरिट से। तो बहरहाल लेकिन बासी साहब, सवाल तो 3 जो हैं वो बड़े पर्टिनेंट हैं। चलें, मेरी प्रॉब्लम ये है कि भाई ये सारी नौबत ना आती अगर सियासतदान बैठकर अपने बात खुद तय कर लेते ना, अपने मामला खुद तय कर लेते। अब किसने आईनी इख्तियार किसके पास है, किसने तारीख देनी है, ये लिखा हुआ है आइन के अंदर। वो एक जो है दूसरे की को कैच करा रहा है, दूसरा तीसरे को कैच करा रहा है, फिर मामला अदालत में आ रहा है, फिर वहां से वापस जा रहा है। सिंपल बात है, इसको हम तय क्यों नहीं कर पाए? जी, ये कर लेते तो बेहतर था। खराबी सारी वहीं से पैदा हुई जिस तरह आपने पंजाब असेंबली को डिसॉल्व किया, यानी उसको जो आपने बहाल किया था कि आपने कहा जी वो वोटें ही काउंट ही नहीं होंगी। वहां से सारा मामला शुरू हुआ, फिर तहलील कर दी गई। अब तहलील की जो स्पिरिट है वो क्या है कि आपने असेंबलियों से मुल्क में सियासत खेलनी है, आपने असेंबली तोड़ना खेलना है। ये मुल्क के मामला हक में सर नहीं। ये इंटेंट और बात है, लीगली क्या एक वजीर आला के पास ये इस्तेकाक है कि वो असेंबली तोड़े? वो तोड़ सकता है। इसकी अब अदालत तशरीह करेगी कि आप तोड़ सकते हैं किस मकसद के लिए। अगर मैं कल इक़्तिदार में असेंबली तोड़ दूं, मकसद उसका मकसद होना चाहिए ना। अवाम ने तो आपको वोट दिया था, हमारे मसाइल हल करें। जिस नहज पर आज मुल्क है, क्या आप असेंबलियाँ तहलील होने के मुतहम्मल हो सकते हैं? ये सवालात उठते हैं ना। आप जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। मैं ये समझता हूँ जिम्मेदारी का सबूत नहीं है असेंबली तोड़ने में। आपके आइन भी आपके हक में हो, कानून भी आपके हक में हो। अमल वो होता है जिसका कोई मकसद हो, जो मुल्क के मुफाद में सर हो। तो आइन में प्रोविजन रखी है, तो कोई ना कोई इस तरह के इशू के अंदर अगर सीएम के पास इजाजत है तो उसमें साथ अगर क्वालिफाइज लगा देते ना कि इस वजह पे असेंबली तोड़ सकते हैं, इस वजह पे असेंबली तोड़ सकते हैं, ये शराइत के तहत असेंबली तोड़ सकते हैं। ठीक है, वो देखें, वो नहीं है ना, हर चीज लिखी नहीं जाती आइन के अंदर। आइन एक स्पिरिट में होता है, और स्पिरिट की बुनियादी जो उसकी बुनियाद होती है वो ये होती है कि आप अवाम के मुफाद में, मुल्क के मुफाद में काम करेंगे। तो जब आप असेंबली इस तरह तहलील करनी शुरू कर दें तो फिर प्रॉब्लम पैदा सर फिर ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। वो जो तहरीक अदम एतमाद आई अगेन, फिर उस पर सवाल होंगे। फिर तो ये भी है कि फिर 2018 के इलेक्शन के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, वो असेंबलियां बनी कैसे, ये तो उस पे, ये तो फिर हर चीज पे इंटरप्रिटेशन पे होगी ना। अभी जो मौजूदा क्राइसिस है, बिल्कुल ठीक बात है, इस मुल्क में बैठ के एक दूसरे के साथ सच बोलना चाहिए। मैं अग्रीमेंट में हूँ आपके साथ। इस इशू से आगे कैसे बढ़ना है? इस आईनी इख्तियार आपके नजदीक तारीख मुकर्रर करने का है किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास, गवर्नर्स के पास, या फिर कोर्ट आए और हमें तशरीह करके बताए और फिर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? हाँ, ये अब अदालत ही करेगा। उन्होंने ये बुनियादी सवाल रख दिए हैं और ये अच्छा एक दफा तशरीह हो जाएगी। तो यानी सियासतदानों ने कहा कि हम नहीं करना चाहते। जी, सियासतदानों ने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया और इस मामले में अपने आप को डाला, तो अब उसकी तशरीह हो जाएगी, तो बात खत्म हो जाएगी। सही। अच्छा, आज मरियम बीबी ने जो जजेस के हवाले से गुफ्तगू की, ऑब्वियसली पीएमएलएन का एक हिस्ट्री है, सॉफ्ट टारगेट है, इस वजह से आपको मजामती बयानिया चाहिए है, इलेक्शन के अंदर जाना है। जाहिर सी बात है, जो मजामत वाली आपकी कैंपेन थी वो मरियम भी बड़े अच्छे तरीके से उसमें उसको सिविलाइज भी करती हैं, बिकॉज इट्स ईजियर कि भाई ये हम कर सकें। मजामती इनके खिलाफ कैंपेन चलाना आसान है? नहीं, सॉफ्ट टारगेट सिर्फ सियासतदान होता है। सॉफ्ट टारगेट वो होता है जिसको अवाम इलेक्ट करें मुल्क चलाने के लिए, और आप उसको 10,000 दरहम की फीस ना लेने पर ताहियात नाअहल कर दें। ये होता है सॉफ्ट टारगेट। फिर आप उसको सियासत से निकाल दें, फिर आप उसको जजेस को ब्लैकमेल करके इलेक्शन के दौरान उसको सजा दे दें। ये होता है सॉफ्ट टारगेट। अब उसके बारे में बात तो किसी दिन तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात अब वो बात हो गई है, ये हरफ आम है, ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। ये बातें चल रही हैं, नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसका सबसे बड़ा हामी हूं कि हम सबको अपने अमल से ये साबित करना है कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। बदकिस्मती से जो अदालती फैसले हुए हैं, जिनका बेपनाह असर मुल्क की सियासत, मुल्क की मईशत और मुल्क के हालात पर हुआ है, अब उनके बारे में बात की गई है, जलसे में की गई है। आप उससे इत्तफाक करें या ना करें, ये आपकी राय है। इससे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अब चूंकि क्या इलेक्शन के अंदर हम समझें कि प्रैक्टिकली पीएमएलएन जा रही है, क्योंकि जो आज की तकरीर थी ये एक कैंपेन की स्पीच थी,
ये लग रहा था कि आप अपने वोटर को इलेक्शन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और आप एक नया बयानिया आज से उनको दे रहे हैं। इलेक्शन में क्या आप कैंपेन आज टेक्निकली स्टार्ट की है पीएमएलएन ने? नहीं, ये कन्वेंशन हैं और कन्वेंशन का मकसद ही इलेक्शन होता है। हर सियासी जमात का एक ही हदफ होता है, वो इलेक्शन जीतना। तो इस वक्त रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है जमात की, तो ये पार्टी वर्कर के का कन्वेंशन होता है, हर डिवीजन में हो रहा है। मेरे ख्याल ये चौथा है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जहाँ तक कैंपेन की बात है, तो कैंपेन तो सियासी जमात हर वक्त हमेशा कैंपेन में रहती है, हर जलसा कैंपेन का हिस्सा होता है। बड़ी बिकॉज एक तरफ से इलेक्शन आगे हो या पीछे हो, उसके ऊपर आपकी जमात के अंदर मुतजाद रहा है। आप, मुझे मालूम है, आप कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन आपकी जमात से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं आगे पीछे हो जाए कोई हर्ज नहीं है। कोई ना कोई तारड़ साहब कहते हैं कानूनी गुंजाइश कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश की जा सकती है। तो मिक्स सिग्नल्स हैं पीएमएलएन की तरफ से, गुड कॉप बैड कॉप है कि भाई जो एक साइड का है कि नहीं इलेक्शन मेरी ख्वाहिश पे नहीं होंगी, मेरी ख्वाहिश जो मर्जी हो। सर आइन की ख्वाहिश, इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन है और वो अप्रैल 13 90 दिन है और इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। सर 13 अप्रैल 16 अप्रैल की डेट है, 90 दिन खत्म हो जाए, वो करवा देना, इलेक्शन कमीशन का काम है। ये मेरी राय जो भी हो, मैं हर जमात इलेक्शन लड़ना चाहती है, उसके पास चॉइस नहीं होती। सदर के पास चॉइस नहीं है इसमें कोई अमल दखल करने की। गवर्नर ने भी कह दी हमारा भी ये काम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन डेट रख के इलेक्शन करवा दे। कोई तशवीश नहीं हम देख रहे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट नहीं आ रही। ये जरूर कहते पीपल्स पार्टी भी, पीएमएलएन के फैक्शंस भी कि वक्त पे होना चाहिए, लेकिन टेक्निकलिटीज ज्यादा आप लोग पॉइंट आउट करें कि फलाना डेट नहीं दे सकता, फलाने का इस्तेकाक नहीं। मैं ये बात नहीं सुन रही कि इस प्रोसेस को हम स्मूथ कैसे करें और इंश्योर कैसे करें कि 13 और 16 अप्रैल जो कि 90 दिन है उसके अंदर इलेक्शन हो। ये चार्टर नहीं है। बिल्कुल 90 दिन लिखा हुआ है, नॉट लेटर देन 90 डेज, और इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। किसी जमात या हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन करवाए या ना करवाए। मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक इलेक्शन नहीं होते। सदर का कोई अमल दखल सूबाई इलेक्शन में नहीं है। सदर साहब इसमें कूद पड़े हैं। अब आप कहते हैं जी गवर्नर्स डेट दे दें। गवर्नर से कहा जी मैंने असेंबली तोड़ी ही नहीं है तो मैं कैसे डेट दे दूं। अब इसकी सारी तशरीह, अब अदालत में मामला चला गया, अदालत ने 100 मोटर ले लिया, उनको तशरीह करने वो करेंगे। लेकिन ये बात इसलिए भी यहाँ तक है क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री अगेन पीएमएलएन के पास है, वो कहते हैं जी कि नहीं इलेक्शन करा सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री अगेन पीएमएलएन के पास है, वो कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ब्यूरोक्रेसी हाथ खड़े कर दी है। अदलिया की तरफ से भी ये कहा गया कि आरओज नहीं दे सकते। सो जो सिग्नल आ रहा है हुकूमत की तरफ से, जो आपकी की मिनिस्ट्रीज की तरफ से कि कैपेसिटी नहीं, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, ये होता नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब तो ये मैं फिर गुजारिश करूंगा, चॉइस नहीं है। आइन कहता है कि तमाम हुकूमती इदारे इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करेंगे इलेक्शन करवाने में। अब यही तीसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है वो यही रखा है कि हुकूमती इदारों का क्या रोल होगा। अगर हुकूमत ये कहती है हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है फिर क्या होगा। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है जी हम इस वक्त फोर्सेस कमिट नहीं कर सकते फिर क्या होगा। ये सब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है इन मामलात को तय करना। लेकिन अभी तो अनयूजुअल ताखीर है ऑब्वियसली, और इन वजूहात को ही कोट करके वो बता रहे हैं। सो ये अनयूजुअल ताखीर जो है अगर ये होती है, वक्त पे इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती, तो फिर पीएमएलएन का क्या आगे? नहीं, पीएमएलएन का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। पीएमएलएन सर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, आपको नहीं पंजाब और यूपी के अंदर लड़ना। अगर एक जमात पीटीआई कहती है हमने लड़ना है, हम इसके लिए अदालत में जा रहे हैं, हम इसके बारे में हम दबाव डालना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमने इलेक्शन तो लड़ना है लेकिन हमारा कुछ लेना देना नहीं इससे, मतलब नहीं, हमारा इलेक्शन करवाने से कोई लेना देना नहीं है। जब इलेक्शन होंगे, शेड्यूल राउंड होगा, उसमें हिस्सा लेंगे। हुकूमत में इदारों को एटलीस्ट आपने ये बावर तो कराना है कि कैपेसिटी प्रोवाइड की जाए इलेक्शन कराने के लिए, वो नहीं करा रहे। उन्होंने अपनी हकीकत आपके सामने रख दी है इलेक्शन कमीशन की। तो हमेशा से हमारे मुल्क में अब कोर्ट इसकी तशरीह कर देगा, फैसला हो जाएगा। ये हालात तुम्हारे मुल्क में हमेशा है, मतलब कभी हमने कोई सरप्लस कंट्री तो बन नहीं जाना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस मुल्क में कुछ तो 8 महीने बाद भी यही हालात होंगे, 1.5 साल बाद भी पता नहीं, अगर कोई बहुत मिराकुलस काम हो गया तो बदल जाएगा। नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे, अपने वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे। देखो ना, इलेक्शन की नीयत, इलेक्शन हो क्यों रहे हैं? एक बदनीयती की बुनियाद पर कि आपने बदनीयती से असेंबली तोड़ी है कि मैं मुल्क में इंतशार पैदा कर दूं तो शायद मुझे कुछ मिल जाए। सर आप कहते हैं इंतशार है, वो कहते हैं कि हमारा इतनी पॉपुलैरिटी कि हम 2/3 से 5 सालों के लिए वापस आए। जी आ जाए, 10 साल के लिए आ जाए, ये फैसला आवाम के पास है ना। ठीक बात। आप बदनीयती से असेंबलियां नहीं तोड़ते, आप मुल्क में इंतशार नहीं पैदा करते। मुल्क में इस्तेहकाम की आज जरूरत है। आज जो हुकूमत आए उसके हालात जो होंगे वो आपके सामने आपको नजर आ जाएंगे। अगेन सर मिक्स सिग्नल्स, बिकॉज अभी कहते हैं हम असेंबली में वापस जाएंगे, आप इनके इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। कहते हैं कि असेंबली में देखें, ये तो बड़ी देर से ख्याल आया ना
जब आप पे अदम एतमाद हुआ था तो असेंबली में बैठते, अपोजिशन का रोल अदा करते। आपने इस्तीफा दे दिया, जब आपने इस्तीफा दे दिया तो बात खत्म हो गई, आपने अपनी नीयत का इजहार कर दिया। सर वहां इस्तीफा दे दिया तो वो नीयत का इजहार हो गया, वो हमने कबूल कर ली। यहाँ असेंबली तोड़ दी, यहाँ आपकी नीयत का इजहार हो गया, लेकिन हम इलेक्शन दोनों बदनीयती पर मबनी है ना, दोनों बदनीयती पर मबनी थे कि मैं पेट्रोल की कीमत भी आधी कर जाऊंगा, मैं मुल्क को जो उसका इकोनॉमिक मेल्टडाउन कर जाऊंगा और मैं फिर इक़्तिदार में आ जाऊंगा। मैं कहूँगी मैं तो बड़ा अमेरिकन साजिश होगी मेरे खिलाफ, जो कि अब पता चला कि अमेरिकन साजिश नहीं थी, वो पता नहीं किसकी, जनरल बाजवा की साजिश थी मेरा ख्याल है। अब उस पर आ गए तो वो बदनीयती, सारा मामला ही बदनीयती झूठ में मबनी है। एक और सवाल, मरीम बीबी ने कहा कि हमारी हुकूमत होती तो नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस होते हैं, आ नहीं रहे नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस। क्या ये कोई एक गिला है उनका अपनी ही कि भाई केसेस वेसेस और ये जो सारे मामला थे नवाज शरीफ साहब नहीं खत्म कर सकती? मैं माजरत से कहूँगा, केसेस हुकूमत नहीं खत्म करती, केसेस अदालत के पास हैं। वो अदालत के इजाजत से गए थे इलाज करवाने, इलाज करवाया है, कुछ बाकी है और उनको अदालत ने एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया है। प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत के हाथ में कर सकते, किया है बहुत सारे लोगों को, मरियम बीबी केस में, हमजा साहब के केस में और सुलेमान साहब के। माजरत से बात ये नहीं है, वो एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया हुआ है कोर्ट ने। जब वापस आएंगे तो अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे, ठीक बात है, कोर्ट उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, तो उसके बाद जो रिलीफ उनको मिलनी है उसके बाद मिलेगी। इसलिए वापस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अब तो हुकूमत भी अपनी है, अब तो इलाज भी मुनासिब लग रहा है, जैसे माशाल्लाह वापस आ जाएंगे। देखें उनकी यहाँ आपने तो उनको तो ख़त्म कर दिया ना एक तरह से। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि उनको हमने हुकूमत से अलहदा किया, सियासत से अलहदा किया, हमेशा इलेक्शन लड़ने से अलहदा किया, जेल में भी डाला। तो हमारी तो ख्वाहिश थी कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह के करम से सियासत उनकी बरकरार है। तो वो अपने वक्त पे आ जाएंगे, अपने आप को आगे सरेंडर कर देंगे। वो वक्त क्या, किससे क्या ताल्लुक है? इलेक्शन वो वक्त जावेद लतीफ साहब से पूछे, उनको पता होता है। क्यों वो ज्यादा करीब है? जी वो ज्यादा वो ऐलान मुख्तलिफ ऐलान करते रहते, कैलेंडर वो मैनेज करते हैं, लोग पूछते रहते जी वो जावेद लतीफ साहब ये कह रही है, मैं उनसे भी पूछा करें। चले उनसे पूछ लेंगे। अच्छा सबके केसेस सर मोर और लेस मैनेज हो ही गए हुकूमत में, सवाए आपका वारंट हमने देखा नॉन बेलेबल इस हफ्ते जारी हुआ, किसी का केस मैनेज नहीं हुआ। कैसे मैनेज नहीं हुआ सर? किसका केस मैनेज हुआ? मतलब कि हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो केस है, FIA के केसेस है और वो केसेस है, माजरत से वो केसेस हैं जिनको नैब ने बंद कर दिया था इमरान खान के जमाने में। सर प्रोसिक्यूटर वहां जाके कह रहा है मैं पेश नहीं हो रहा, उसके बाद प्रोसिक्यूटर चेंज हुआ है। अब ये बात तो सारी प्रोसिक्यूटर इसलिए पेश नहीं होता, उसे पता है कि केस झूठा है। अब ये आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं, मेरी इंटरप्रिटेशन है कि इदारों के ऊपर चूंकि गिरफ्त है आप लोगों की, तो कैसे मैं तो दलील की बुनियाद पे बात करूंगा ना कि इमरान खान के जमाने में ये मामला नैब ने बंद कर दिया था। जब वहां से बंद हो गया तो उन्होंने कहा चले अब नैब में इसको खोल लेते हैं। ये भी एक तरीका होता है। लग रहा है जैसे अभी आपके ऊपर मुश्किलात अभी भी हैं, आपके केस नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो रोज कहता हूं, मैं तो 4 साल से कह रहा हूं केस चलाएं। बाकी कंफर्टेबल हो गया आहिस्ता आहिस्ता, सब कोई कंफर्ट नहीं है। एहसन इकबाल साहब के जो रिडिकुलस केस था उसको हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका और आज तक कोई ये एक बयान नहीं दे सका यार हमने ज्यादती की थी, हमसे गलती हुई। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। शायद भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, क्लोजिंग नोट होगा हमारे साथ। वेलकम बैक जी। एडवोकेट मियां दाऊद साहब हैं जो इस मुल्क में कोई ऐसे केस हो अनोखा सा तो उसमें हम सडनली उनको देखते हैं कि वो नमूदार होते हैं। आज भी जो एक रेफरेंस फाइल हुआ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ, उसमें दोबारा हमने देखा एडवोकेट मियां दाऊद साहब को, और उनके बयानिए में और नून लीग के बयानिए में इतनी ममासलत है, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। जरा आप देखिए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ एक जुडिशियल रेफरेंस, एक शिकायत जो है वो दर्ज करवाई। हमने ये अब मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। मोअज़्ज़ज़ जज मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको ओहदे से हटाया जाए। प्रोग्राम कब खत्म हो गया? अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।